नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं श्याम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसका नाम रवि है। तो चलिए अब ये कहानी रवि जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल खौफनाक शैडो को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रवि है। मैं रात की शिफ्ट में कैब चलाता हूं और यह कोई इत्तेफाक नहीं है। दिन की रोशनी मुझे बेचैन करती है, जैसे वह मुझसे सवाल पूछ रही हो जिनके जवाब मेरे पास नहीं हैं। रात मुझे अपनापन देती है, भले ही वह अपनापन डर से भरा हो। जब शहर सो जाता है तब मैं सड़कों पर निकलता हूं। खाली रास्ते, पीली स्ट्रीट लाइटें और मेरी कार की लगातार गूंजती आवाज, यही मेरी दुनिया है। कई बार मुझे लगता है कि यह दुनिया मेरी नहीं है, या शायद मैं ही इस दुनिया का नहीं हूं। रात में गाड़ी चलाते हुए शीशे में अपना ही चेहरा देखकर डर लगता है, क्योंकि वह मुझे मेरा नहीं लगता, जैसे वह कोई और हो जो मेरी ही आंखों से मुझे देख रहा हो। रात की सड़कों पर सन्नाटा बोलता है। यह कोई कहावत नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे मैंने हर रात महसूस किया है। जब चारों तरफ खामोशी होती है तब छोटी छोटी आवाजें बहुत तेज लगने लगती हैं। टायरों की सरसराहट, इंजन की हल्की कंपन और कभी कभी मेरी अपनी सांसें। स्ट्रीट लाइट्स के नीचे से गुजरते समय परछाइयां अजीब आकार ले लेती हैं। कुछ पल के लिए लगता है जैसे कोई साथ साथ चल रहा हो, फिर अगले ही पल सब गायब। कार का फ्रंट शीशा मुझे खुद से अजनबी बनाता है। उस पर उभरती मेरी परछाई सड़क की परछाइयों में घुल जाती है और मैं पहचान नहीं पाता कि कौन सा अक्स मेरा है और कौन सा नहीं। मेरी सबसे बड़ी परेशानी पिछली सीट है। चाहे सवारी हो या न हो, मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई वहां बैठा है। कई बार मैंने जानबूझकर ब्रेक मारी है, सिर्फ यह देखने के लिए कि कोई आगे झुकेगा या नहीं। कुछ नहीं होता, फिर भी दिल नहीं मानता। पीछे से आती ठंडक मेरी गर्दन तक चढ़ जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे से सांस ले रहा हो, बिल्कुल मेरे कान के पास। मैं शीशे में देखता हूं, कुछ नहीं, फिर भी उस खालीपन में एक अजीब भारीपन रहता है। ये डर नया नहीं है, ये मेरे साथ बहुत समय से है, जैसे कोई पुराना कर्ज जिसे मैं चुका नहीं पा रहा। मेरे अतीत में एक दरार है जिसमें झांकने की हिम्मत मैं कभी नहीं करता। बस कभी कभी बिना बुलाए वह खुद सामने आ जाती है। टूटी हुई सड़क, तेज रोशनी, अचानक लगा झटका और फिर खून, पुलिस की आवाजें, सवाल और मेरा सिर झुकाए रहना। उसके बाद का हिस्सा धुंधला है, जैसे किसी ने जानबूझकर मेरी यादों पर पर्दा डाल दिया हो। मैं जानता हूं कि मैंने कुछ गलत किया था, इतना गलत कि अगर उसे पूरी तरह याद कर लिया तो शायद मैं खुद को देख नहीं पाऊंगा। इसी वजह से मैं रात में गाड़ी चलाता हूं, ताकि दिन की तरह यादें भी सोई रहें। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह कहानी सिर्फ डर की नहीं है, यह एक कबूलनामा है। मैं बाहर से जितना शांत दिखता हूं, अंदर उतना ही टूटा हुआ हूं। कई बार सवारियां बैठती हैं और बिना कुछ कहे उतर जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिनकी आंखों में अजीब खालीपन था। एक बूढ़ा आदमी जो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। एक औरत जो पूरी यात्रा में रोती रही, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे। ऐसे लोग रात में ही मिलते हैं, जैसे अंधेरा उन्हें बाहर निकलने की इजाजत देता हो। हर ऐसी सवारी के बाद मेरा डर और गहरा होता गया। उस रात भी सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि मोबाइल पर एक बुकिंग नहीं आई। समय था आधी रात के करीब। लोकेशन देखकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। वह इलाका शहर से काफी दूर था, जहां न घर हैं, न दुकानें, न ही कोई वजह वहां जाने की। मैंने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, जैसे वह खुद कुछ कह दे। मन ने कहा कि बुकिंग कैंसिल कर दूं, लेकिन उंगलियां अपने आप एक्सेप्ट पर चली गईं। गाड़ी मोड़ते समय मुझे लगा जैसे मैं किसी ऐसे रास्ते पर जा रहा हूं जहां से लौटना आसान नहीं होगा। जैसे जैसे मैं उस जगह के करीब पहुंचा, माहौल और भारी होता गया। सड़क टूट चुकी थी, स्ट्रीट लाइट्स महीनों से बंद थीं और चारों तरफ एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी और जंग की मिलीजुली। वहां कोई नहीं रहता, यह बात मैं जानता था, फिर भी बुकिंग वहीं की थी।
मैंने गाड़ी रोकी, इंजन चालू रखा और चारों तरफ देखा। उसी पल मुझे फिर वही एहसास हुआ, पीछे कोई है। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। तभी मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया, पैसेंजर अराइव्ड। मैंने निगल कर पीछे देखा और वहीं से मेरी जिंदगी ने करवट ले ली। मैं उस सुनसान जगह पर पहुंचा तो गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ घना जंगल था और टूटी हुई स्ट्रीट लाइट्स ऐसे खड़ी थीं जैसे किसी हादसे की गवाह हों। हवा में अजीब सी नमी थी और सन्नाटा इतना गहरा कि कानों में सीटी बजने लगी। मैंने गाड़ी रोकी, इंजन चालू रखा और आसपास देखने लगा। यहां कोई रहने वाला नहीं था, ये बात मैं पहले से जानता था। फिर भी मोबाइल पर बुकिंग एक्टिव थी। उसी पल मुझे लगा जैसे कोई परछाई हेडलाइट्स की रोशनी को काटते हुए मेरी ओर बढ़ रही हो। दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया और मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। तभी पीछे का दरवाजा बिना किसी आवाज के खुला। वह लड़की चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मैंने उसे शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस उसके बाल दिखाई दिए जो कंधों से नीचे तक गिर रहे थे। उसने आगे की सीट की तरफ देखा तक नहीं, सीधे पिछली सीट पर बैठ गई, जैसे उसे पहले से पता हो कि वहीं उसकी जगह है। दरवाजा बंद होने की आवाज भी अजीब तरह से दब गई, मानो किसी ने उसे निगल लिया हो। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज नहीं निकली। गाड़ी चल पड़ी, पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं, कोई और उसे चला रहा हो। कुछ देर बाद उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में अजीब सा ठंडापन था, जैसे वह बहुत दूर से आ रही हो। हर शब्द साफ था, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। उसने रास्ते के बारे में कुछ नहीं पूछा, न ही ड्रॉप लोकेशन दोहराई। बस कभी कभी खिड़की से बाहर देखती रही। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कार के अंदर की हवा बदल रही हो। सांस लेना भारी हो गया और हाथों में पसीना जमने लगा। फिर अचानक उसने मेरा नाम लिया, रवि। मैंने झटके से ब्रेक दबा दिया। मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया था, न ही ऐप पर नाम जोर से पढ़ा था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और गले में कुछ अटक सा गया। मैंने रियर व्यू मिरर में उसे देखने की कोशिश की। एक पल के लिए उसका चेहरा दिखा, पीला, भावहीन और आंखें ऐसी जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। अगले ही पल मिरर में सिर्फ अंधेरा था। मैंने फिर देखा, फिर कुछ नहीं। ऐसा लगा जैसे वह मिरर के साथ खेल रही हो। कार का तापमान अचानक गिरने लगा। ऐसी बंद था, फिर भी अंदर ठंड बढ़ती जा रही थी। मेरी सांसें धुएं की तरह दिखने लगीं। मैंने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सिर्फ खरखराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पूरे रास्ते में वह कभी ज्यादा नहीं बोली, बस कभी कभी छोटे छोटे वाक्य जो सीधे दिल में चुभ जाते थे। उसने कहा कि कुछ रास्ते लौटकर वहीं ले आते हैं जहां से भागा गया हो। मैंने पूछा कि वह क्या कहना चाहती है, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसकी मौजूदगी अब सिर्फ एक एहसास बन चुकी थी। पीछे की सीट पर भारी, ठंडी और डरावनी। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, मुझे लगने लगा कि सड़क भी वही नहीं रही। पेड़ ज्यादा पास आ गए थे और अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा था। आखिरकार ड्रॉप लोकेशन आ गई। मैंने गाड़ी रोकी और धीरे से पीछे पलटा। मैडम, पहुंच गए, कहते हुए मेरी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने पूरी तरह मुड़कर पिछली सीट की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी, बिल्कुल साफ, जैसे वहां कभी कोई बैठा ही ना हो। मेरा दिल बैठ गया। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां ऊपर थीं। कुछ सेकंड तक मैं वहीं बैठा रहा, सांस लेना भूलकर। उस पल मुझे समझ आ गया कि जो भी मेरी गाड़ी में बैठा था वह सामान्य नहीं था और यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली रात जब मोबाइल की स्क्रीन जली तो मेरी उंगलियां अपने आप कांप गईं। वही समय था, वही आधी रात का सन्नाटा और वही लोकेशन जो कल तक मेरे दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। स्क्रीन पर वही बुकिंग चमक रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर मुझे चुनौती दी हो। मैं चाहता तो इसे मना कर सकता था, ऐप बंद कर सकता था, घर लौट सकता था, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे अगर इस बार नहीं गया तो कुछ अधूरा रह जाएगा। डर मेरे साथ था, फिर भी मैंने गाड़ी मोड़ दी।
सड़क पर निकलते ही लगा जैसे रात मुझे पहचानती हो, जैसे वह जानती हो कि मैं फिर उसी जगह लौट रहा हूं जहां से डर शुरू हुआ था। उस जगह पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। हल्की नहीं, बल्कि ऐसी बारिश जो सब कुछ धो देना चाहती हो। हेडलाइट्स की रोशनी में वही परछाई उभरी और पिछला दरवाजा फिर बिना आवाज के खुला। वह लड़की इस बार भी चुपचाप बैठ गई। अजीब बात यह थी कि मेरा दिल अब उतना नहीं कांपा। डर था, लेकिन उसके नीचे एक अजीब सा अपनापन भी था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद उसने बात शुरू की। उसकी आवाज में वही ठंडापन था, लेकिन शब्दों में एक अजीब समझदारी। उसने कहा कि अकेलापन सबसे ज्यादा तब चुभता है जब चारों तरफ भीड़ हो। उस एक वाक्य ने मुझे चौंका दिया, क्योंकि यही मैं सालों से महसूस करता आ रहा था। बातचीत धीरे धीरे गहरी होती चली गई। उसने मुझसे मेरे दिन के बारे में पूछा, मेरी नींद के बारे में और उन रातों के बारे में जब गाड़ी चलाते चलाते लगता है कि सड़क कभी खत्म नहीं होगी। मैंने भी पहली बार किसी अजनबी से बिना झिझक बात की। मुझे लगा जैसे वह मुझे समझती है। बिना ज्यादा सवाल किए उसके साथ बैठकर डर कम नहीं हुआ, लेकिन उस डर में अब घबराहट नहीं थी। वह ऐसा था जैसे किसी पुराने जख्म को छू लिया गया हो। दर्द होता है, लेकिन साथ ही सुकून भी मिलता है। मैं जानता था कि यह सामान्य नहीं है, फिर भी मैं उस एहसास से दूर नहीं जाना चाहता था। मैंने उससे उसके बारे में पूछा, लेकिन वह हर बार बात बदल देती। कभी खिड़की से बाहर देखने लगती, कभी हल्की सी मुस्कान के साथ चुप हो जाती। उसने अपना पता नहीं बताया, न ही कोई पहचान। बस इतना कहा कि कुछ लोग अपनी कहानियां पूरा होने से पहले नहीं बताते। बाहर बारिश तेज होती जा रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी खिड़की पर एक भी बूंद नहीं टिक रही थी। शीशा मेरे तरफ से पूरी तरह भीगा हुआ था। मेरी कमीज पसीने और नमी से चिपक चुकी थी, लेकिन वह बिल्कुल सूखी थी। ये बात मैंने नोटिस की और मेरे दिल में फिर से हल्का सा डर सरक आया। फिर भी उसी डर के बीच कुछ और भी जन्म ले रहा था। जब वह बोलती थी तो मैं अनजाने में मुस्कुरा देता था। जब वह चुप रहती थी तो मुझे उसकी आवाज की कमी खलती थी। यह एहसास मुझे परेशान भी कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि यह सब सही नहीं है। फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। शायद बहुत समय बाद किसी ने मुझे ऐसे देखा था जैसे मैं हूं, न कि जैसे मैं दिखता हूं। बारिश के शोर के बीच गाड़ी चलती रही और उस रात मुझे पहली बार लगा कि अंधेरे में भी कोई रोशनी हो सकती है। ड्रॉप लोकेशन पर पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी। इस बार डर के बजाय एक अजीब सी उदासी थी। वह उतरी और पहली बार मैंने उसे ठीक से देखा। उसका चेहरा शांत था, आंखों में गहराई और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। जाते जाते वह रुकी और धीमे से बोली, रवि, अगली रात भी मिलेंगे, तुम चाहो या न चाहो। उसके शब्द हवा में घुल गए और वह अंधेरे में गायब हो गई। मैं देर तक वहीं बैठा रहा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि जो महसूस हो रहा है वह डर है या कुछ और। उस रात मुझे पता चल गया था कि यह मुलाकातें अब इत्तेफाक नहीं रहीं। उसके बाद मेरी रातें बदल गईं। नींद अब आराम नहीं देती थी, बल्कि डर का दूसरा नाम बन चुकी थी। जैसे ही आंख लगती, वही लड़की सामने आ जाती। कभी वह पिछली सीट पर बैठी होती, कभी सड़क के बीच खड़ी और कभी मेरे ठीक पीछे, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस मेरी गर्दन को छू लेती। मैं हड़बड़ाकर उठ जाता, दिल तेज धड़कता और पसीने से भीगा होता। कमरे में सब कुछ सामान्य होता, लेकिन उस सपने की ठंडक देर तक मेरे शरीर में बनी रहती। मुझे लगने लगा कि वह सिर्फ रात में नहीं, मेरी नींद में भी मेरे साथ है। कई बार जागने के बाद भी कुछ सेकंड तक यह तय नहीं कर पाता था कि मैं सच में जागा हूं या अब भी उसी सपने का हिस्सा हूं। अब गाड़ी चलाते वक्त डर और साफ महसूस होने लगा था। कई बार बिना किसी सवारी के भी मुझे पीछे से सांसों की आवाज सुनाई देती, हल्की, धीमी, लेकिन लगातार, जैसे कोई जानबूझकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा हो। मैं रेडियो की आवाज बढ़ा देता, शीशे खोल देता, लेकिन वह आवाज कभी पूरी तरह नहीं जाती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई बहुत पास बैठा है, इतना पास कि अगर मैं पलट जाऊं तो उसे छू लूं। मैं खुद से कहता कि यह सब थकान का असर है, लेकिन दिल यह बात मानने को तैयार नहीं था। डर अब एक एहसास नहीं, बल्कि आदत बनता जा रहा था।
एक रात एक सामान्य सा पैसेंजर मेरी कैब में बैठा। वह बीच रास्ते में अचानक पीछे की सीट की तरफ देखने लगा। फिर उसने बिना किसी घबराहट के पूछा, भाई, पीछे बैठी मैडम उतर गई क्या? उसका सवाल सुनते ही मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने गाड़ी रोक दी और पलट कर देखा। पीछे कोई नहीं था। मैंने उससे कहा कि पीछे कोई मैडम नहीं थी। वह हैरानी से मुझे देखने लगा, जैसे झूठ मैं बोल रहा हूं। उसने कहा कि अभी अभी एक लड़की वहां बैठी थी। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस रात मैंने उसे जल्दी उतार दिया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। डर को समझने के लिए मैंने तकनीक का सहारा लेने की कोशिश की। एक रात मैंने गाड़ी के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने का फैसला किया। मुझे उम्मीद थी कि शायद मुझे कुछ साफ दिखाई देगा, कुछ ऐसा जिससे यह सब भ्रम साबित हो जाए। फुटेज में गाड़ी चलती दिख रही थी, सीटें साफ नजर आ रही थीं, लेकिन पिछली सीट हर क्लिप में खाली थी। कोई लड़की नहीं, कोई हरकत नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बार बार वीडियो रोक कर देखता रहा, झूम करता रहा, लेकिन सच्चाई वही थी। कैमरे के लिए वह कभी मौजूद ही नहीं थी। स्क्रीन बंद करते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रख दिया हो। इसी बीच मेरी यादें भी मेरे खिलाफ होने लगीं। अचानक बिना चेतावनी दिमाग में टूटे फूटे दृश्य आने लगे। तेज रफ्तार, हेडलाइट्स की चकाचौंध, एक चीख और फिर खून से सनी सड़क, पुलिस की आवाजें, सवाल और मेरा सिर झुकाए रहना। ये सब तस्वीरें पूरी नहीं थीं, लेकिन जितनी भी थीं उतनी ही डरावनी थीं। मैं इन यादों से भागना चाहता था, लेकिन वे हर रात और साफ होती जा रही थीं। ऐसा लगने लगा था जैसे कोई जानबूझकर मेरे दिमाग का बंद दरवाजा खोल रहा हो, ताकि मैं वह सब देख लूं जिसे मैंने कभी भुला देने की कसम खाई थी। कई बार मैं खुद से सवाल करता, क्या मैं पागल हो रहा हूं? क्या यह सब मेरे मन का खेल है, या फिर सच में कुछ ऐसा है जो मेरी समझ से बाहर है? ये सवाल मुझे चैन से जीने नहीं देता था। दिन में भी वही ख्याल, रात में भी वही डर। मैं चिड़चिड़ा हो गया था, नींद कम हो गई थी और हर आवाज पर चौंक उठता था। डर अब सिर्फ रात तक सीमित नहीं रहा, उसने मेरी पूरी जिंदगी को जकड़ लिया था। मैं जानता था कि अगर मैंने इसका सामना नहीं किया तो यह मुझे पूरी तरह तोड़ देगा। आखिरकार मैंने वही किया जिससे मैं सबसे ज्यादा डर रहा था। एक रात मैंने गाड़ी उसी सुनसान जगह की ओर मोड़ दी जहां वह पहली बार मिली थी। जंगल फिर वैसा ही खड़ा था, टूटी स्ट्रीट लाइट्स फिर वैसी ही बुझी हुई थीं। मैंने गाड़ी रोकी, इंजन बंद किया और बाहर उतर आया। हवा में वही ठंडक थी, वही सन्नाटा। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। अंधेरे में खड़े होकर मैंने पहली बार खुद से सच कहा, जो भी है यहीं से शुरू हुआ था और शायद यहीं खत्म भी होगा। अगली सुबह मैंने तय कर लिया कि अब भागने से कुछ नहीं होगा। डर मेरे अंदर बैठ चुका था, लेकिन उसके नीचे एक बेचैनी थी जो जवाब चाहती थी। मैं उसी सुनसान इलाके के आसपास रहने वाले लोगों को ढूंढने लगा। वहां बहुत कम लोग थे, और जो थे भी उनकी आंखों में उस जगह के लिए अजीब सा डर था। एक चाय की दुकान वाला बूढ़ा आदमी पहले तो बात करने से बचता रहा, लेकिन जब मैंने ज्यादा पूछा तो उसकी आवाज धीमी हो गई। उसने कहा कि रात के समय वहां कोई रुकता नहीं, क्योंकि वह सड़क मनहूस मानी जाती है। उसके शब्दों में कोई कहानी नहीं, बल्कि चेतावनी थी, जैसे वह मुझे कुछ याद दिलाना नहीं चाहता हो। थोड़ी और पूछताछ करने पर बातें धीरे धीरे खुलने लगीं। किसी ने कहा कि 2 साल पहले वहां एक बड़ा हादसा हुआ था। रात का समय था, बारिश हो रही थी और एक लड़की सड़क पार कर रही थी। तभी एक तेज रफ्तार कैब ने उसे टक्कर मार दी। लड़की वहीं गिर पड़ी और जब तक कोई मदद पहुंचती उसकी सांसें थम चुकी थीं। ये सुनते ही मेरे सीने में अजीब सा दबाव महसूस हुआ। वह जगह, वह समय और वह बारिश, सब कुछ बहुत जाना पहचाना लग रहा था। लोगों की आवाजें दूर होती जा रही थीं और मेरे कानों में सिर्फ एक तेज सन्नाटा भरता चला गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस हादसे के बाद ड्राइवर कभी सामने नहीं आया। न किसी ने उसका चेहरा देखा, न नाम। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन कुछ ही समय में फाइल बंद हो गई। यह सुनकर मेरे सिर में अचानक तेज दर्द उठा, जैसे किसी ने भीतर से हथौड़ा मार दिया हो। मेरी आंखों के सामने धुंध सी छा गई। कुछ पल के लिए मुझे सड़क, हेडलाइट्स और एक आकृति दिखी जो अचानक सामने आ गई थी।
मैंने दीवार का सहारा लिया ताकि गिर न पड़ूं। मेरा शरीर वहां था, लेकिन दिमाग किसी और रात में फंसा हुआ था। जैसे जैसे मैं वहां से दूर होता गया, यादों के टुकड़े और साफ होने लगे। तेज रफ्तार, हाथों में कांपता स्टीयरिंग और दिल में अजीब सी लापरवाही। किसी के चिल्लाने की आवाज, फिर एक जोरदार झटका। मुझे याद आया कि उस रात मैंने गाड़ी रोकी नहीं थी। डर के मारे या शायद खुद को बचाने के लिए मैं वहां से भाग गया था। यह एहसास इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अब समझ में आने लगा था कि यह सब सिर्फ डर नहीं था, यह मेरे ही किए का साया था जो लौट कर आया था। मैंने पहली बार खुद से सच कहा कि मैंने अतीत में कुछ बहुत गलत किया है। यह स्वीकार करना आसान नहीं था। मैंने सालों तक खुद को समझाया कि वह बस एक हादसा था, कि मैं जानबूझकर कुछ नहीं करना चाहता था। लेकिन अब यह बहाना काम नहीं कर रहा था। मेरी रातें, मेरी नींद और मेरी कैब, सब कुछ उसी गलती से जुड़ चुका था। वह लड़की सिर्फ एक परछाई नहीं थी, वह मेरी जिम्मेदारी थी जिससे मैं भागता रहा। इस एहसास ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया, लेकिन शायद कुछ जोड़ भी दिया था। जब आखिर में किसी ने उस लड़की का नाम लिया तो मेरे हाथ सच में कांपने लगे। नाम था अनाया। ये नाम सुनते ही मुझे वही आवाज याद आई, वही ठंडापन और वही अजीब सी शांति। अब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ने लगा था। पिछली सीट, बारिश और उसका अचानक गायब हो जाना। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक रही हो। उस पल मैं समझ गया था कि मेरी कहानी अब आधी नहीं रही। ये सिर्फ डर की कहानी नहीं थी, ये मेरे गुनाह की कहानी थी। और अनाया अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि मेरी सजा बन चुकी थी। अनाया नाम मेरे कानों में पड़ते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिमाग के अंदर जोर से दरवाजा पटक दिया हो। सिर के भीतर तेज झटका सा लगा और कुछ पल के लिए सब कुछ घूम गया। मैं वहीं खड़ा रह गया, सांसें उखड़ती हुई। यह नाम अनजान नहीं था, बस मैंने इसे जानबूझकर भुला दिया था। याद आया कि हादसे के बाद जो फाइल बनी थी उसे मैंने कभी पूरा नहीं पढ़ा था। कुछ पन्ने देखकर ही मैंने उसे बंद कर दिया था, जैसे सच को अधूरा छोड़ देने से वह बदल जाएगा। अब वही अधूरापन मुझे काटने लगा था। हर याद आधी थी, हर तस्वीर धुंधली, लेकिन दर्द पूरा था। मुझे महसूस हुआ कि यह नाम सिर्फ किसी लड़की का नहीं, बल्कि मेरी याददाश्त में छुपा हुआ एक जख्म है जो अब खुल चुका है। उस रात के बाद मुझे हर रास्ता उसी जगह की ओर खींचता हुआ महसूस होने लगा। मैं चाहे कहीं भी गाड़ी मोड़ूं, अंत में सड़क वहीं बन जाती, जैसे शहर का नक्शा बदल गया हो और सारी गलियां मुझे उसी अंधेरे मोड़ पर ले जाना चाहती हों। मैंने खुद से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। शायद इसलिए कि मैं जानता था भागकर भी मैं उसी जगह लौट रहा हूं जहां से सब शुरू हुआ था। हर सिग्नल, हर मोड़ मुझे याद दिलाता कि कुछ बाकी है। रातें लंबी होने लगीं और हर सफर बोझिल। ऐसा लगता था जैसे सड़क मुझसे कुछ चाहती है और जब तक मैं उसे नहीं दूंगा यह पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर एक रात वह फिर से मेरी कैब में आई। इस बार उसका आना चौंकाने वाला नहीं था, बल्कि डरावने तरीके से जाना पहचाना। पिछला दरवाजा खुला, लेकिन मुझे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी मौजूदगी मुझे महसूस हो गई थी। इस बार वह पीछे दूर नहीं बैठी थी। मुझे लगा जैसे वह मेरे बहुत करीब है, इतनी कि उसकी ठंडक मेरे कंधे तक आ रही हो। मेरा शरीर सिहर गया। मैंने शीशे में देखा, लेकिन कुछ साफ नहीं दिखा। फिर भी मैं जानता था कि वह यहीं है। कार के अंदर की हवा भारी हो गई और मेरी सांसें धीमी। यह डर से ज्यादा किसी सच्चाई के पास होने का एहसास था। उसने धीरे से कहा कि मैं सच से भाग रहा हूं। उसके शब्दों में आरोप नहीं था, बस थकान और दर्द था। उसने बताया कि भागना सबसे आसान होता है, लेकिन उसके बाद जो खालीपन बचता है वह और भी खतरनाक होता है। मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि जो वह कह रही थी वह सच था। मैं सालों से भाग रहा था, पुलिस से नहीं, कानून से नहीं, बल्कि खुद से। उसकी आवाज मेरे कानों में नहीं, सीधे दिल में उतर रही थी। पहली बार मुझे लगा कि डर के पीछे भी कोई भावना हो सकती है, और वह भावना अब मेरे सामने खड़ी थी। इस बार वह मुझे सिर्फ एक परछाई नहीं लगी। उसके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई बदला नहीं था,
सिर्फ दर्द था, गहरा और शांत। उसने कहा कि उस रात मैं उसे मारना नहीं चाहता था। यह सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ ढीली पड़ गई। उसने यह भी कहा कि मैं रुक सकता था, लेकिन मैंने रुकने के बजाय भागना चुना। उसकी बातों ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैं चाहता था कि वह मुझे दोष दे, मुझ पर चिल्लाए, लेकिन उसका शांत दर्द किसी सजा से कम नहीं था। यह एहसास कि मैंने किसी की जिंदगी छीनी और फिर अपनी जिंदगी जीता रहा, मुझे अंदर से जला रहा था। जब वह बोली, तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे रवि, लेकिन भाग जरूर गए थे, तो मेरी आंखें अपने आप भर आईं। मैंने गाड़ी रोक दी, लेकिन इंजन बंद नहीं किया। बाहर अंधेरा था, अंदर सन्नाटा। मैं कुछ कह नहीं पाया। उसके शब्द हवा में तैरते रहे और मैं उसी जगह जड़ हो गया। उस पल मुझे समझ आ गया कि यह मुलाकातें यूं ही नहीं हो रहीं। यह यादों का खेल नहीं था, यह हिसाब था, और यह हिसाब तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैं सच का सामना नहीं कर लेता। उस रात पहली बार मुझे डर नहीं लगा, मुझे शर्म आई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बिस्तर पर पड़ा मैं आंखें बंद करता तो अंधेरा नहीं, बल्कि वही सड़क दिखाई देती। हर बार आंख खुलती तो लगता जैसे किसी ने मुझे झकझोर कर जगा दिया हो। घड़ी की सुइयां बहुत धीमी चल रही थीं और हर मिनट भारी लगता था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन मेरे भीतर शोर मचा हुआ था। दिल बार बार उसी नाम पर अटक जाता, अनाया। मैं करवट बदलता रहा, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे नींद मुझसे डर रही हो, या शायद मैं नींद से। उस पूरी रात मैं जागता रहा, और हर जागता हुआ पल मुझे उस रात के और करीब ले जा रहा था जिसे मैं भूलना चाहता था। धीरे धीरे यादें टूटे हुए शीशे की तरह लौटने लगीं। कोई पूरी तस्वीर नहीं थी, बस बिखरे हुए टुकड़े। हाथ में शराब की बोतल, जिसकी ठंडक अब भी उंगलियों में महसूस हो रही थी। हंसी जो अब खोखली लगती है। फिर तेज रफ्तार, सड़क पर फिसलती हेडलाइट्स और दिमाग में एक अजीब सा नशा। मुझे याद आया कि मैं खुद को काबू में नहीं रख पा रहा था, फिर भी खुद को समझा रहा था कि सब ठीक है। अचानक सामने सड़क पर कोई आ गया था, एक साया जो एक पल में असली बन गया। ब्रेक दबाने का ख्याल आया, लेकिन बहुत देर से। अब मैं खुद से झूठ नहीं बोल पाया। पहली बार मैंने साफ साफ स्वीकार किया कि उस रात मैं नशे में था। यह मानना सबसे मुश्किल था, क्योंकि सालों तक मैंने इसे हादसा कहकर टाल दिया था। लेकिन अब यादों ने साथ नहीं छोड़ा। शराब की जलन, सिर का भारीपन और आंखों के सामने तैरती सड़क, सब कुछ सच था। उस पल मैं सिर्फ लापरवाह नहीं था, मैं खतरनाक था। यह एहसास मेरे सीने में पत्थर की तरह बैठ गया। मैं समझ गया कि गलती सिर्फ रुकने की नहीं थी, गलती उस हालत में गाड़ी चलाने की थी, और इस सच्चाई से भागने की कोई जगह अब नहीं बची थी। फिर वह आवाज लौटी, अनाया की चीख। वह एक बार नहीं, बार बार मेरे कानों में गूंजने लगी, कभी बहुत तेज, कभी बहुत दूर से, लेकिन हर बार उतनी ही साफ। मैं कान बंद करता, लेकिन आवाज भीतर से आती थी। उस चीख में डर था, दर्द था, और एक सवाल भी, क्यों? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और सांसें बिखर गईं। मुझे लगा जैसे वह चीख उस रात से बाहर नहीं आई थी, बल्कि मेरे अंदर ही कहीं फंस गई थी। हर गूंज के साथ मेरा सिर झुकता चला गया और मैं खुद को और छोटा महसूस करने लगा। मैं उठा और बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा हो गया। आईने में जो चेहरा दिखा वह मेरा नहीं लगा। आंखों के नीचे काले घेरे, थकी हुई नजर और होंठों पर जमी शर्म। मैंने खुद को देखा और समझ गया कि मैंने सालों पहले ही खुद को माफ कर लिया था। शायद बहुत जल्दी, शायद बहुत आसानी से, लेकिन सच ने मुझे कभी माफ नहीं किया। वह चुपचाप इंतजार करता रहा, और जब वक्त आया तो सामने खड़ा हो गया। उस अजनबी चेहरे में मुझे वह इंसान दिखा जो भागा था, जो रुका नहीं था, और जो अब जवाब देने से डर रहा था। सुबह होने से पहले ही मैं गाड़ी में बैठ चुका था। मुझे याद नहीं कि मैंने कब चाबी घुमाई, कब इंजन स्टार्ट हुआ। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन लग रहा था जैसे वे मेरे नहीं हैं। गाड़ी अपने आप आगे बढ़ रही थी। मैंने दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन कैब उसी सड़क की ओर मुड़ गई। वही सड़क जहां सब कुछ टूटा था। मेरा दिल बैठ गया। मुझे एहसास हो गया कि अब यह सिर्फ यादों का खेल नहीं रहा। कुछ था जो मुझे वहां वापस ले जा रहा था। शायद सच, शायद सजा। उस पल मुझे डर नहीं लगा,
मुझे सिर्फ यह पता था कि यह रात अधूरी नहीं रहने वाली। अब अनाया मेरी कैब में ज्यादा देर तक रहने लगी थी। पहले वह बस आती थी और चली जाती थी जैसे कोई अधूरी परछाई, लेकिन अब उसकी मौजूदगी ठहरने लगी थी। कई बार पूरी ड्राइव में वह चुप रहती, फिर अचानक कुछ ऐसा कह देती जो सीधे दिल में उतर जाता। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सा अपनापन जुड़ गया था। जब वह पास होती तो कार का सन्नाटा उतना भारी नहीं लगता। मुझे लगता जैसे किसी ने मेरे अंदर के खालीपन को देख लिया हो और बिना सवाल पूछे उसके पास बैठ गया हो। यह एहसास मुझे डराता भी था, क्योंकि मैं जानता था कि यह अपनापन सामान्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। एक रात उसने कहा कि मौत के बाद भी यादें नहीं मरती। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द बहुत भारी। उसने बताया कि शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन जो अधूरा रह जाता है वह कहीं नहीं जाता। वह हर उस जगह पर अटका रहता है जहां दर्द छोड़ा गया हो। मैंने खिड़की के बाहर देखा, अंधेरी सड़क को जो मुझे घूरती हुई सी लग रही थी। उसकी बातों से मुझे एहसास हुआ कि वह सिर्फ मेरी गाड़ी में नहीं बैठी, बल्कि मेरी यादों में भी फंसी हुई है। उस पल मुझे लगा कि मैं उसकी कैद का हिस्सा हूं, या शायद वह मेरी। यह समझना मुश्किल था कि कौन किसे थामे हुए है। मैंने उससे माफी मांगी। ये कोई औपचारिक शब्द नहीं थे, न ही किसी मजबूरी का नतीजा। ये पहली बार था जब मैंने दिल से कहा कि मुझे अफसोस है। शब्द बोलते ही मेरी आवाज टूट गई। मैंने सिर झुका लिया, जैसे आंखें उठाकर उसे देखने की हिम्मत न हो। कुछ सेकंड तक कार में सिर्फ इंजन की हल्की आवाज थी। फिर मैंने महसूस किया कि उसने मेरा हाथ छू लिया है। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसमें अजीब सा सुकून था। वह ठंड डराने वाली नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे जलते हुए माथे पर रखा ठंडा कपड़ा। मेरी उंगलियां अपने आप उसकी ओर मुड़ गईं। उस पल मुझे लगा कि अगर वह चली गई तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा। यह सोच मुझे चौंका गई। मैं जानता था कि यह रिश्ता सही नहीं है, इसका कोई भविष्य नहीं है, फिर भी उसका जाना मुझे खाली कर देगा। शायद इसलिए क्योंकि उसने मुझे वह महसूस कराया था जो मैंने सालों से दबा रखा था। सच्चा पछतावा, सच्ची समझ और किसी का बिना शर्त साथ। डर और सुकून दोनों एक साथ मौजूद थे। उसका हाथ मेरे हाथ में था और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं पूरी तरह अकेला नहीं हूं, भले ही यह साथ कितना ही अजीब क्यों ना हो। प्यार और अपराध बोध अब एक दूसरे में उलझ चुके थे। जब मैं उसे देखता तो दिल भारी हो जाता, और जब वह चुप होती तो मन घबरा उठता। यह प्यार किसी खुशी से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि एक गलती, एक मौत और एक अधूरे सच से निकला था। फिर भी यह उतना ही गहरा था। उसने कहा कि वह मुझसे बदला नहीं चाहती, वह सिर्फ चाहती है कि सच स्वीकार किया जाए। उसके शब्दों में कोई धमकी नहीं थी, बस एक थकी हुई उम्मीद। मुझे लगा जैसे वह भी इंतजार करते करते थक चुकी है। आखिर में उसने वही कहा जिसे सुनकर मेरा दिल बैठ गया, अगर तुम सच स्वीकार करोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगी। यह वाक्य किसी सजा से कम नहीं था। मुझे समझ आ गया कि उसका जाना मेरी सच्चाई पर टिका है। अगर मैं चुप रहा तो वह मेरे साथ रहेगी, इस डर और अपनापन दोनों के रूप में, और अगर मैंने सच कहा तो शायद वह चली जाएगी। उस रात मैं देर तक गाड़ी चलाता रहा, बिना किसी मंजिल के। पहली बार मुझे डर नहीं था कि वह मेरे साथ है, मुझे डर इस बात का था कि एक दिन वह नहीं होगी। मैं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था, लेकिन मेरे पैर अंदर जाने से मना कर रहे थे। इमारत साधारण थी, रोशनी भी सामान्य, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कदम रखते ही मैं किसी और ही दुनिया में चला जाऊंगा। दरवाजे के पास खड़े होकर मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। हर बार जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता, दिल जोर से धड़कने लगता। मुझे लगता था कि जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा, पीछे कोई खड़ा होगा, बहुत सारे लोग, बिना चेहरे के, बिना आवाज के। वे सब मुझे घूर रहे होंगे। मैं पलटकर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर भी वह एहसास जाता नहीं था। डर अब किसी भूत का नहीं था, डर सच का था, और सच का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं बची थी। आखिरकार मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही भीतर पहुंचा, हवा भारी हो गई। मुझे लगा जैसे मेरे पीछे पूरी भीड़ खड़ी है, सांसें लेती हुई, इंतजार करती हुई।
हर कदम के साथ वह भीड़ और पास आती जा रही थी। तभी मुझे अनाया की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ। उसने कहा कि डर ही उसकी जंजीर है, जब तक मैं डरता रहूंगा वह बंधी रहेगी। उसके शब्द मेरे सीने में उतर गए। मैं समझ गया कि यह सिर्फ मेरा डर नहीं है, ये उसकी कैद भी है। मैं काउंटर के पास पहुंचा, मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। ऐसा लगा जैसे गला सूख गया हो। कुछ देर बाद मैंने खुद को संभाला। मैंने तय कर लिया कि अब चाहे जो हो मैं सब बताऊंगा। हादसे की रात, शराब, भागना, सब कुछ। मैंने अपनी जेब से कागज निकाला जिसमें मैंने कुछ बातें लिख रखी थीं, ताकि सच बोलते वक्त मैं फिर पीछे न हट जाऊं। लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, बाहर शोर मच गया। सायरनों की आवाज, लोगों की चीख पुकार। किसी ने कहा कि शहर में फिर एक एक्सीडेंट हो गया है। वही जगह, वही रात का समय। यह सुनते ही मेरे हाथ से कागज गिर गया। दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया, जैसे इतिहास ने फिर से सांस ले ली हो। थोड़ी ही देर में खबरें फैलने लगीं। लोग इधर उधर भाग रहे थे, फोन पर बातें हो रही थीं और अफवाहें आग की तरह फैल रही थीं। कोई कह रहा था कि ड्राइवर फिर भाग गया, कोई कह रहा था कि यह जगह मनहूस है। मुझे हर शब्द अपने अंदर चुभता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह सब मेरी वजह से हो रहा है, जैसे मेरी चुप्पी ने इस रात को दोहराने की इजाजत दे दी हो। मैंने बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा। बादल वैसे ही थे जैसे उस रात थे। मुझे लगा कि अगर मैं अब भी चुप रहा तो यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। मैंने अनाया को ढूंढा। आमतौर पर ऐसे वक्त में उसकी मौजूदगी मुझे महसूस हो जाती थी, लेकिन अब कुछ नहीं था, न वह ठंडक, न वह आवाज। कार में बैठकर मैंने चारों तरफ देखा। पीछे की सीट भी खाली थी और एहसास भी। मेरा दिल बैठ गया। पहली बार मुझे उसकी कमी ने डराया। मैंने उसका नाम लिया, धीरे से, फिर जोर से, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लगा जैसे वह अचानक कहीं गायब हो गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह अच्छा संकेत है या बुरा। क्या वह आजाद हो गई थी या फिर किसी और मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही थी? उस रात मैं देर तक शहर की सड़कों पर घूमता रहा। हर मोड़ पर मुझे वही सड़क दिखाई देती, वही जगह जहां सब कुछ शुरू हुआ था। मुझे लगा कि इतिहास सच में खुद को दोहराने वाला है अगर मैं अब भी पीछे हटा। अनाया की गैर मौजूदगी अब और भारी लग रही थी। मुझे एहसास हुआ कि कबूलनामा सिर्फ शब्दों का नहीं होता, वह एक फैसला होता है, और यह फैसला अब मुझे ही लेना था, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। मैंने गाड़ी रोकी, गहरी सांस ली और तय किया कि अगली सुबह मैं फिर उसी दरवाजे के सामने खड़ा होऊंगा, इस बार बिना डरे। अनाया के बिना मेरी कैब खाली नहीं लगी, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस हुई। पिछली सीट पर कोई नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैठा हो, जैसे हवा भी दबकर सांस ले रही हो। स्टीयरिंग पकड़ते ही उंगलियां सुन्न हो गईं। उसके जाने के बाद सन्नाटा बदल गया था। अब वह शांत नहीं था, बल्कि बोझिल था। हर मोड़ पर मुझे उसकी कमी नहीं, उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। जैसे वह अब दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन पूरी तरह गई भी नहीं थी। मुझे समझ आ गया कि यह खालीपन मुझे कहीं ले जाने वाला है और मैं अब उससे भाग नहीं सकता। कैब स्टार्ट करते वक्त दिल अजीब तरह से स्थिर था, जैसे फैसला पहले ही हो चुका हो। मैंने तय कर लिया कि चाहे जो हो मैं उस रात को दोहराऊंगा। यह फैसला गुस्से में नहीं था, न ही डर में। यह किसी मजबूरी जैसा था, जैसे अधूरी कहानी खुद पूरा होना चाहती हो। वही सड़क, वही समय, वही अंधेरा, सब कुछ फिर से सामने लाने का मन बना चुका था। मैंने खुद से कहा कि इस बार मैं भागूंगा नहीं। अगर सच यही चाहता है कि मैं वहीं लौटूं, तो मैं लौटूंगा। गाड़ी आगे बढ़ी और शहर की रोशनियां धीरे धीरे पीछे छूटती गईं। हर किलोमीटर के साथ दिल की धड़कन धीमी होती गई, जैसे वह भी जानती हो कि अब अंत पास है। यह तैयारी किसी सफर की नहीं, बल्कि एक हिसाब चुकाने की थी। बारिश शुरू हो चुकी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे उस रात हुई थी। बूंदें शीशे पर पड़ते ही फिसल जाती और हेडलाइट्स की रोशनी उन्हें सफेद लकीरों में बदल देती। सड़क चमक रही थी, फिसलन भरी और खतरनाक। तभी कार के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कई लोग एक साथ सांस ले रहे हों, धीमी और भारी सांसें। मैंने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाजें बनी रहीं। मेरा दिल बैठ गया।
मुझे महसूस हुआ कि पीछे सिर्फ अनाया नहीं है, वहां और भी कुछ है। वे सब जो कभी इस सड़क का हिस्सा बने थे। कैब अब सिर्फ मेरी नहीं रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, हवा और ठंडी होती गई। शीशों पर मेरी सांसें जमने लगीं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन कुछ साफ नहीं दिखा। फिर भी यकीन था कि मैं अकेला नहीं हूं। अचानक सामने सड़क पर एक आकृति दिखाई दी। वही पल, वही दूरी, वही साया। समय जैसे रुक गया। दिमाग ने कहा कि ब्रेक लगाओ, लेकिन दिल ने मना कर दिया। ये वही पल था जिसे मैं सालों से टाल रहा था। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। आंखें सामने टिक गईं। ये डर नहीं था, यह स्वीकार था। मैंने ब्रेक नहीं लगाया। बारिश तेज हो गई और सड़क मेरे नीचे खिसकती सी लगी। उस आकृति के पास पहुंचते ही सब कुछ एक साथ सिमट गया। आवाजें, यादें, चीखें। मुझे अनाया की आवाज सुनाई दी, इस बार शांत, जैसे उसने वही देखा हो जिसका इंतजार था। सामने तेज सफेद रोशनी फैल गई, इतनी तेज कि आंखें जलने लगीं। मुझे लगा जैसे कार हवा में उठ गई हो, या शायद मैं ही हल्का हो गया हूं। उस एक पल में डर, पछतावा और सुकून सब एक साथ आकर खत्म हो गए। फिर अंधेरा छा गया। कोई आवाज नहीं, कोई एहसास नहीं, बस एक गहरी शांति जो डरावनी नहीं थी। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ या क्या यह अंत है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि यह सफर अधूरा नहीं रहा। जो बोझ मैं ढो रहा था वह कहीं पीछे छूट गया है। शायद सच ने अपना रास्ता पा लिया है, या शायद अब मुझे उसका जवाब देना होगा। उस अंधेरे में पहली बार मैंने खुद को भागते हुए नहीं, रुके हुए महसूस किया। तेज सफेद रोशनी के बाद जब होश लौटा तो मैं खुद को एक सुनसान और टूटी हुई सड़क पर खड़ा पाया। मेरी कैब कुछ दूरी पर खड़ी थी, इंजन बंद, लाइटें बुझी हुई, जैसे वह भी थक चुकी हो। आसमान का कोई रंग नहीं था, न दिन था न रात। हवा भारी थी और उसमें एक अजीब सी ठंड घुली हुई थी। चारों तरफ धुंध फैली थी, इतनी घनी कि कुछ कदम से आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। मैंने अपने हाथ देखे, पैर देखे, खुद को छूकर यकीन किया कि मैं मौजूद हूं। फिर भी दिल के भीतर यह सवाल उठता रहा कि क्या मैं सच में जिंदा हूं। इस जगह पर खड़े होकर मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं कहीं फंस गया हूं, ऐसी जगह जहां से लौटना आसान नहीं है। जैसे जैसे मेरी आंखें धुंध की आदत डालने लगी, मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। सड़क के दोनों किनारों पर परछाइयां थीं, वे धीरे धीरे साफ होने लगीं। कुछ लोग, कुछ आकृतियां जिनके चेहरे अधूरे थे, शरीर टूटे हुए से लगते थे। किसी का हाथ नहीं था, किसी का सिर झुका हुआ था। ये सब देखकर मेरी सांस अटक गई। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये वही लोग हैं जो हादसों में मरे थे। वे चल नहीं रहे थे, बस खड़े थे। उनकी आंखें मुझ पर टिकी थीं, न उनमें गुस्सा था न दया, बस एक ठहरा हुआ इंतजार। ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझे पहचानते हों, जैसे मैं उनकी कहानी का हिस्सा रहा हूं। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। उन परछाइयों में से कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा था, लेकिन उनका चुप रहना किसी चीख से कम नहीं था। हर निगाह मुझे भीतर तक काट रही थी। मुझे लगा जैसे मैं अदालत के बीच खड़ा हूं, लेकिन यहां कोई जज नहीं था, कोई सजा सुनाने वाला नहीं। सिर्फ मैं और वे सब जिनकी जिंदगियां अचानक थम गई थीं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह दुनिया मेरी समझ से बाहर है। यह न तो पूरी तरह मौत थी, न जिंदगी। ये कुछ बीच का था, एक ठहरा हुआ पल जो न आगे बढ़ रहा था न पीछे जा रहा था। मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। यहां समय नहीं था, बस यादें थीं। हर परछाई अपने साथ एक कहानी लिए खड़ी थी, और उन सब कहानियों में दर्द एक जैसा था। मैंने पहली बार अपने भीतर एक डर से ज्यादा शर्म महसूस की। ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें भी भारी हो गई हों। मैं जितना आगे बढ़ता, धुंध उतनी ही गहरी होती जाती। तभी उस धुंध के बीच मुझे एक जाना पहचाना एहसास हुआ। वही ठंडक, वही मौजूदगी जो अब डर नहीं लगती थी। मैं जान गया कि वह आ चुकी है। अनाया मेरे सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा शांत नहीं था, बल्कि गंभीर था। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस सच्चाई थी। उसने मुझे देखा और पहली बार मुझे लगा कि वह भी थकी हुई है। उसके आसपास की धुंध कुछ हल्की हो गई, जैसे वह इस जगह का हिस्सा हो। उसने बताया कि यह जगह आत्माओं का इंतजार घर है। यहाँ वे सब रुकते हैं जिनकी कहानियां अधूरी रह जाती हैं। कुछ को इंसाफ चाहिए, कुछ को माफी,
और कुछ बस सच्चाई। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक ठहरा हुआ भरोसा था, जैसे वह जानती हो कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने उससे पूछा कि मैं यहाँ क्यों हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा कि अब सिर्फ सच ही मुझे वापस भेज सकता है। उसके शब्द हवा में नहीं घुले, बल्कि मेरे अंदर उतर गए। मुझे समझ आ गया कि यह जगह किसी सजा के लिए नहीं है, बल्कि फैसले के लिए है। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई पीछा नहीं था, सिर्फ एक रास्ता था, सच का। उस पल मुझे पहली बार डर नहीं लगा। मुझे यह एहसास हुआ कि अगर मुझे वापस जाना है तो मुझे वह कहना होगा जो मैंने अब तक छुपाया। धुंध मेरे चारों तरफ और गहरी हो गई, पर भीतर कहीं एक हल्की सी रोशनी जल उठी थी। मुझे वहां से आगे ले जाया गया, बिना छुए, बिना कहे। धुंध अपने आप रास्ता बना रही थी और मैं बस चलता चला जा रहा था। अचानक वह जगह खुली हुई सी लगने लगी, जैसे कोई बहुत पुराना हॉल हो, लेकिन उसकी छत दिखाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ धुंधली रोशनी थी और सामने एक अजीब सी संरचना बनी थी जिसे मैं अदालत कह सकता था। वहां कोई लकड़ी की बेंच नहीं थी, कोई हथौड़ा नहीं था, लेकिन एक गहरा ठहराव था। सामने कई आकृतियां बैठी थीं। उनके चेहरे साफ नहीं थे, लेकिन उनकी मौजूदगी भारी थी। मुझे समझ आ गया कि यहाँ जज भी आत्माएं हैं और गवाह भी। कोई जिंदा नहीं था, फिर भी सब कुछ बेहद असली लग रहा था। जैसे ही मैं बीच में खड़ा हुआ, हवा बदल गई। अचानक मेरे सामने वही रात उभर आई। सड़क, बारिश, हेडलाइट्स की रोशनी, सब कुछ। ये कोई याद नहीं थी, ये दोबारा जीना था। मैं खुद को देख रहा था, उसी हालत में, उसी लापरवाही के साथ। हाथ में शराब की बोतल, आंखों में नशा और पैरों में हिचकिचाहट नहीं। गाड़ी तेज रफ्तार में थी और दिमाग सुन्न। हर पल साफ दिख रहा था, जैसे किसी ने मेरी गलती को धीमी गति में चला दिया हो। मैं चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। हर सेकंड मेरे भीतर कुछ तोड़ रहा था। फिर वह पल आया। सड़क पर एक आकृति अचानक सामने। ब्रेक लगाने का मौका था, लेकिन मैंने देर की। डर, लापरवाही या खुद को बचाने की चाह, सब एक साथ थे। टक्कर की आवाज गूंजी और सब कुछ रुक गया। उस दृश्य के साथ ही मेरी हर गलती सामने खड़ी थी। शराब, तेज रफ्तार और उसके बाद भागना। कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, फिर भी सब कुछ साफ था। मैं अब और चुप नहीं रह सका। मेरे अंदर जो दबा हुआ था वह एक साथ बाहर आ गया। मैंने चीख कर कहा कि गलती मेरी थी। हर शब्द के साथ मेरा गला फटता सा लगा, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं हुई। तभी अनाया सामने आई। वह गवाह के रूप में खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई बदले की आग नहीं थी। उसकी आंखों में बस सच्चाई थी। उसने जो कहा वह आरोप नहीं था, बल्कि एक कहानी थी, उसकी कहानी। उसने बताया कि एक पल में जिंदगी कैसे खत्म हो जाती है और उसके बाद क्या बचता है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द भारी। मुझे लगा कि अगर वह मुझसे नफरत करती तो शायद यह सहना आसान होता, लेकिन उसका शांत होना, उसका माफ कर देने जैसा होना मेरे लिए सबसे बड़ी सजा बन गया। अदालत में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर बिना किसी आवाज के एक सवाल मेरे भीतर गूंजा, क्या तुम जीकर सजा भुगतोगे या मरकर भागोगे? यह सवाल बाहर से नहीं आया था, यह मेरे अंदर से उठा था। उस पल मेरा दिल टूट गया। मुझे समझ आ गया कि मरना आसान है, भागना आसान है। जिंदा रहकर हर दिन उस गलती के साथ जीना ही असली सजा है। मैंने सिर झुका लिया। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, बस एक फैसला था। मैं भागना नहीं चाहता था। कुछ पल बाद मुझे हल्कापन महसूस हुआ, जैसे वह जगह धीरे धीरे पीछे हट रही हो। अनाया ने मुझे देखा और पहली बार उसकी आंखों में राहत थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे समझ आ गया कि फैसला हो चुका है। मुझे जिंदा दुनिया में लौटने का मौका दिया जा रहा था। यह कोई इनाम नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। धुंध फिर से छा गई और सब कुछ धुंधला होने लगा। आखिरी एहसास यही था कि अब मुझे उस दुनिया में लौटकर वह करना होगा जिससे मैं सालों से भागता रहा। जब होश आया तो सफेद रोशनी आंखों में चुभ रही थी। मशीनों की आवाज, दवाइयों की गंध और बदन में फैला दर्द मुझे बता रहा था कि मैं जिंदा हूं। किसी ने कहा कि एक्सीडेंट के बाद मुझे यहां लाया गया था और मैं बच गया। यह सुनकर राहत नहीं मिली, बल्कि एक अजीब खालीपन महसूस हुआ। मुझे याद आया कि उस सफेद रोशनी के बाद क्या क्या देखा था,
और दिल बैठ गया। थोड़ी देर बाद पुलिस कमरे में आई। उनकी वर्दी देखकर मेरे अंदर कोई डर नहीं उठा। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं भागना नहीं चाहता था। मैंने आंखें बंद की और तय कर लिया कि अब जो भी होगा सामने होगा। शरीर कमजोर था, लेकिन मन पहले से कहीं ज्यादा साफ लग रहा था। पुलिस ने सवाल पूछने शुरू किए और इस बार मेरे पास बहाने नहीं थे। मैंने सब कुछ कबूल किया। हादसे की रात, शराब, तेज रफ्तार और भाग जाना। हर शब्द बोलते वक्त ऐसा लगा जैसे सीने से कोई भारी पत्थर हट रहा हो। उनकी आंखों में हैरानी थी, शायद इसलिए क्योंकि ऐसे कबूलनामे कम मिलते हैं। बयान के बाद कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर जाते ही मुझे एहसास हुआ कि अब यह बात सिर्फ पुलिस तक सीमित नहीं रहेगी। खबरें फैलने लगीं। अखबारों, स्क्रीन और लोगों की बातों में मेरा नाम गूंजने लगा। कोई मुझे हैवान कह रहा था, कोई लापरवाह, कोई कायर। यह सब सुनना आसान नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि यह सच का एक हिस्सा है। समाज और मीडिया की नजर में मैं अब सिर्फ एक कहानी था, एक चेतावनी। हर कोई अपनी राय दे रहा था और कोई भी मुझे इंसान की तरह नहीं देख रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस सब के बीच मुझे हल्का महसूस हो रहा था। शायद इसलिए क्योंकि अब छुपाने को कुछ नहीं बचा था। सजा तय हुई और मुझे जेल भेज दिया गया। जेल के दरवाजे बंद होते ही एक अलग दुनिया शुरू हो गई। दिन किसी तरह कट जाते थे, लेकिन रातें लंबी और डरावनी होती थीं। अंधेरे में छोटी छोटी आवाजें बहुत तेज लगती थीं। कई बार लगता जैसे कोई मेरे नाम से पुकार रहा हो, बहुत धीरे, बहुत पास से। कभी कभी रात में मुझे लगता कि अनाया सलाखों के पीछे खड़ी है। मैं आंखें खोलकर देखता तो वहां सिर्फ परछाइयां होती। फिर भी उसका एहसास जाता नहीं था। वह डरावनी नहीं थी, बल्कि शांत थी, जैसे वह यह देखना चाहती हो कि मैं सच में अपनी सजा स्वीकार कर रहा हूं या नहीं। जेल की दीवारें मोटी थीं, लेकिन मेरे अंदर की आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई थी। हर रात मैं उसी सड़क के बारे में सोचता, उसी पल के बारे में। फर्क बस इतना था कि अब मैं भाग नहीं रहा था। मैं समझने लगा था कि यह सजा जरूरी थी, मेरे लिए भी और शायद उसके लिए भी। समय धीरे धीरे बीतता गया। सजा अब बोझ नहीं, जिम्मेदारी लगने लगी थी। मैं जानता था कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका हिसाब उम्र से लंबा चलता है। एक रात मैंने सपना देखा। सपना अलग था, डरावना नहीं। मैंने अनाया को देखा, लेकिन इस बार वह शांत थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा, जैसे यह बताने आई हो कि रास्ता सही है। नींद खुली तो आंखें नम थीं, लेकिन दिल हल्का। उस सुबह पहली बार मैंने आसमान की तरफ देखकर गहरी सांस ली। अब मुझे पता है कि यह सजा खत्म हो भी जाए तो कहानी खत्म नहीं होगी। कुछ चीजें इंसान के साथ हमेशा चलती हैं, लेकिन अब वह डर नहीं है, बल्कि याद दिलाने वाली परछाइयां हैं। मैं जिंदा हूं और यही मेरी सबसे बड़ी सजा भी है और मौका भी। जेल में रहते हुए मैं धीरे धीरे बदलने लगा। यह बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से हो रहा था। हर दिन वही दीवारें, वही सलाखें, वही समय, लेकिन मेरे भीतर कुछ साफ होता जा रहा था। पहले जो यादें मुझे डराती थीं, अब वही मुझे सच्चाई का आईना दिखाती थी। मैं अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसी टूटन में कुछ नया आकार ले रहा था। मैंने पहली बार खुद को बिना बहाने के देखा। जो किया था उसे मान लिया था और जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कर लिया था। रातें अब भी डरावनी थीं, लेकिन वह डर भागने का नहीं था, बल्कि समझने का था। मुझे लगने लगा था कि शायद यही सजा का सही मतलब है, टूटकर साफ होना। एक रात सब कुछ अलग लगा। जेल की खामोशी भी कुछ ज्यादा ही गहरी थी। हवा में वही जाना पहचाना एहसास था, लेकिन इस बार उसमें कोई बोझ नहीं था। मैंने आंखें बंद की और जब खोली तो वह सामने खड़ी थी, अनाया। इस बार उसका चेहरा शांत था, थका हुआ नहीं, बल्कि हल्का, जैसे कोई लंबा सफर पूरा करके लौटा हो। मुझे डर नहीं लगा, दिल तेज नहीं धड़का, बस एक अजीब सी उदासी छा गई, क्योंकि मैं जानता था कि यह मुलाकात अलग है। वह मेरे पास आई बिना आवाज किए, और पहली बार उसकी मौजूदगी किसी सवाल की तरह नहीं लगी। उसने कहा कि उसकी आत्मा अब मुक्त होने वाली है। उसके शब्दों में दुख नहीं था, न ही खुशी का शोर, बस एक सच्चाई थी जिसे वह शांति से स्वीकार कर चुकी थी। उसने बताया कि अधूरी चीजें अब पूरी हो रही हैं, जो बंधन थे
वे धीरे धीरे ढीले पड़ गए हैं। यह सुनकर मेरा गला भर आया। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे रोकना नहीं चाहता और रोक भी नहीं सकता। उसका जाना जरूरी था, जैसे मेरा यहाँ रहना। उसने मेरा हाथ छू लिया। इस बार ठंड नहीं लगी, न वह सिहरन न वह डर। उसका स्पर्श बिल्कुल साधारण था, मानो किसी जिंदा इंसान का हो। उसी पल मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू डर के नहीं थे, न पछतावे के, यह विदाई के थे। हम दोनों जानते थे कि यह आखिरी मुलाकात है। कोई वादा नहीं किया गया, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी समझ थी जो शब्दों से कहीं ज्यादा भारी थी। उस खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा चुका था। उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी जिंदगी किसी और को बचाने में लगाऊं। उसकी आवाज में कोई आदेश नहीं था, बल्कि एक उम्मीद थी। उसने कहा कि हर गलती का मतलब सिर्फ अंत नहीं होता, कभी कभी वही शुरुआत बन जाती है। अगर मैं सच में बदल चुका हूं तो मुझे वह बदलाव किसी और के लिए जी कर दिखाना होगा। उसके शब्द मेरे भीतर कहीं गहरे उतर गए। मुझे लगा जैसे पहली बार किसी ने मुझ पर भरोसा किया हो, बिना किसी शर्त के। यह भरोसा किसी इनाम से बड़ा था। धीरे धीरे उसकी परछाई हल्की होने लगी, रोशनी में घुलती हुई जैसे धुंध में सूरज की किरणें। मैंने हाथ बढ़ाया लेकिन उसे छू नहीं पाया। फिर भी कोई खालीपन नहीं था, बस एक शांति थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गई। कमरे में वही सलाखें थीं, वही दीवारें, लेकिन हवा बदल चुकी थी। मुझे एहसास हुआ कि अब वह कहीं नहीं अटकी है और शायद अब मैं भी नहीं। उस रात के बाद कुछ और बदल गया। जब कभी मैं आंखें बंद करता तो पिछली सीट का एहसास नहीं आता, न कोई ठंडक, न कोई सांसों की आवाज। पहली बार वह जगह सच में खाली महसूस हुई। यह खालीपन डरावना नहीं था, बल्कि हल्का था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मुझे समझ आ गया कि विदाई का मतलब हमेशा खोना नहीं होता। कभी कभी विदाई ही मुक्ति होती है, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। सजा पूरी करके जब मैं बाहर आया तो दुनिया वैसी ही थी जैसी छोड़कर गया था, लेकिन मैं वैसा नहीं था। हवा की आवाज, लोगों की चाल और सड़कों की रफ्तार, सब कुछ मुझे नए तरीके से छू रहा था। मैंने दोबारा कैब नहीं चलाई। स्टीयरिंग अब भी यादों में था, लेकिन हाथ आगे नहीं बढ़े। मैंने खुद को साधारण कामों में लगा लिया, दिन की रोशनी में जीना सीख लिया। रातें अब भी आती थीं, लेकिन उनमें वह पुराना डर नहीं था। कभी कभी अंधेरे में कोई साया दिखता तो दिल ठहर जाता, फिर खुद को समझा लेता कि अब सब खत्म हो चुका है। फिर भी कुछ कहानियां खत्म होकर भी चलती रहती हैं, यह बात मैं जान चुका था। कभी कभी देर रात घर लौटते समय किसी मोड़ पर एक कैब दिख जाती है। दूर से देखने पर वह बिल्कुल वैसी ही लगती है, पीली रोशनी, धीमी रफ्तार और खामोशी में डूबी हुई। मैं रुक कर देखता हूं। कई बार लगता है कि पिछली सीट पर कोई बैठा है, चेहरे की जगह सिर्फ परछाई। लोग कहते हैं कि उस कैब में एक लड़की पीछे बैठती है जो अचानक गायब हो जाती है। कोई कहता है उसने उसका नाम सुना, कोई कहता है उसने ठंड महसूस की। मैं चुपचाप सुनता हूं। उनके शब्दों में डर होता है, लेकिन मुझे उनमें सच्चाई की एक परत दिखती है जो मेरी कहानी से मिलती जुलती है। जब वह कैब आंखों से ओझल हो जाती है तो दिल अजीब तरह से शांत हो जाता है। मुझे पता है कि वह कहानी अब मेरी नहीं है। मैंने जो करना था कर दिया, जो सच था स्वीकार कर लिया। अब अगर कोई आत्मा उस सड़क पर भटकती है तो वह मेरी वजह से नहीं, बल्कि उस जगह की यादों की वजह से है। मैं यह भी जानता हूं कि हर किसी को अपना हिसाब खुद चुकाना होता है। मैंने अपना चुका दिया। अब मेरा काम बस इतना है कि आगे बढ़ूं, बिना भागे, बिना छुपे। कभी कभी रात बहुत शांत होती है, ऐसी शांति जिसमें कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। उन रातों में मैं आसमान की तरफ देखता हूं और एक गहरी सांस लेता हूं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ आत्माएं आजाद हो चुकी हैं और कुछ कहानियां उन लोगों की जुबान पर जी रही हैं। डर अब मेरा पीछा नहीं करता, लेकिन याद दिलाता रहता है कि सच्चाई से बड़ा कोई भूत नहीं होता। और शायद इसी वजह से यह कहानी अब भी चलती है, सड़कों पर, फुसफुसाहटों में और उन मोड़ों पर जहां रात कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। तो ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। एक ड्राइवर, एक गलती और एक ऐसा सच जो मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। कभी कभी सजा जेल की सलाखों में नहीं होती,
बल्कि जिंदगी भर साथ चलने वाली यादों में होती है। और कुछ कहानियां खत्म होकर भी सड़कों पर भटकती रहती हैं, बिल्कुल उन परछाइयों की तरह जो अंधेरे में दिखाई तो देती हैं लेकिन कभी पकड़ में नहीं आती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर इसने आपके दिल में हल्की सी भी सिहरन पैदा की हो, तो समझ जाइए कि अभी डर की शुरुआत हुई है, क्योंकि ऐसी ही और डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची लगने वाली कहानियां आपको मिलेंगी हमारे चैनल खौफनाक शैडो पर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि कोई भी कहानी, कोई भी परछाई और कोई भी खौफनाक राज आपसे छूट न जाए। अगली कहानी तक याद रखिए, कुछ साए सिर्फ अंधेरे में नहीं होते, कुछ हमारे साथ चलते हैं। खौफनाक शैडो, जहां हर कहानी एक साया है।